बॉम्बे टी मैं आके घर गवर्नमेंट का खर्चा बहुत कम है वहाँ पर, नहीं के बराबर है। इतना बड़ा इसका ऑपरेशन करा करके। नमस्कार। गोटे देसी गाई पालिबा द्वारा कौन कौन लाभ हुए ता विषय जानिबा पई डॉक्टर अशोक कन्वारଙ୍କ ठारू किछि मत लोड़िबा, जी कि जड़े वैज्ञानिक अनुसंधान करुचंती कैंसर उपरे। चलतु तांको ठारू सुनिबा देसी गाई द्वारा किपरि भाबरे मनीष लाभवान होइथाय। मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? डॉक्टर अशोक कलवार। मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ, राजस्थान बीकानेर में। आज आप गाय के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए आए थे और कुछ विशेषज्ञ के तौर पे आप कुछ बताने भी चाहते थे, तो मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ। और अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ ये व्यूअर्स को जाएगा, आपका व्यू मतलब आपका जो आलोचना है वो लोगों का तक आप क्या बताना चाहते हैं? पहले तो एक चीज़ स्पष्ट करूँगा, अभी हमारा अनुसंधान का क्रम चल रहा है। दूसरा ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब मैं अभी पूरे आगे बातचीत में जहाँ गाय शब्द आएगा वह शुद्ध रूप से भारतीय नस्ल की गाय के लिए शब्द है। दूसरा, वह गाय जो अच्छी तरह से बायोलॉजिकली और वातावरण और परिस्थिति के हिसाब से उसका जो अनुकूल भोजन होता है वही वो भोजन लेती है, यानी गली में घूमने वाली कचरा या प्लास्टिक या ऐसी गंदगी खाने वाली उस गाय से संदर्भ नहीं है। तीसरा, गाय पूर्णतः स्वस्थ है, उसमें किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं है। तो ऐसी गाय से जो वस्तुएं हमको प्राप्त होती है उसमें दूध हम सब प्रयोग करते हैं नियमित रूप से। पंचगव्य के रूप में दूध के साथ जो और चीज़ जुड़ी हुई है वो है दूध से बना हुआ दही, उससे निकला हुआ घी। जब बातचीत में पूरे में जहाँ घी की बात आएगी, वो घी से मेरा मतलब है देसी गाय के दूध से विधिवत जमा करके दही, और दही के बाद में लगभग 48 घंटे तक उसको उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद बिलोने से जो निकाला जाता है उस घी से संदर्भ है मेरा। और पंचगव्य से जहाँ भी आगे बात आएगी उसका मतलब है शुद्ध देसी गाय का ही दूध है, शुद्ध देसी गाय का ही दही है, शुद्ध देसी गाय का ही घी है और शुद्ध देसी गाय का ही गोबर रस और गौमूत्र है। इन सब चीज़ों के साथ मैं आगे की बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं गाय के दूध के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम भारत के हैं इसलिए हमारी सोच है। पश्चिम के लोग जब तक नहीं कहते हैं हम शायद उसको मान्यता नहीं देते। विश्व में एक ऐसा देश है ब्राज़ील, जहाँ पर भारतीय गायों की भरमार है। वो यहाँ से गुजरात की गिर नस्ल की गाय वो लगे थे और धीरे धीरे उनको लगा कि जितनी भी दूसरी नस्ल की जो पश्चिमी देशों की जो नस्लें हैं उनकी तुलना में भारतीय नस्ल की गाय बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसका दूध बहुत अच्छा है और उससे निकलने वाले जो अन्य गौमूत्र है, चाहे गोबर है, चाहे अन्य पंचगव्य हैं, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। स्वस्थ रखने के लिए ज़्यादा लाभदायक है, बीमारियों से बचाते हैं, बीमारी होने पर ठीक करने में मदद करते हैं। और इस कारण से उन्होंने उसका देसी गाय का नस्ल का संवर्धन करके और अब दुनिया में भारतीय नस्ल की गाय को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। विश्व में जितने भी डेयरी टेक्नोलॉजी यूज करने वाली है, डेयरी पर आधारित जिनकी आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमी है, वो सब लोग अब इस बात के लिए सोच रहे हैं कि बाकी जो गायें हैं उनके दूध प्रोडक्ट में और इंडियन के दूध प्रोडक्ट में रात और दिन का फ़र्क है। भारतीय नस्ल की जो गायें हैं उनके दूध में कई प्रकार के प्रोटीन, कई अमीनो एसिड, कई फैटी एसिड ऐसे मिले हैं जो कैंसर होने से रोक सकते हैं, हृदय रोगों से बचाव कर सकते हैं, न्यूट्रिशन से संबंधित अनेक बीमारियों को रोक सकते हैं, लीवर के लिए बहुत लाभदायक हैं, आंतों के लिए इको फ्रेंडली है, ब्लड प्योरीफायर है, ऐसे किडनी के लिए अच्छे हैं। ऐसे कई चीज़ें केवल इंडियन ब्रीड के दूध में ही उपलब्ध है। इंडियन ब्रीड की जो गाय है उस गाय से बना हुआ दही और जो दूध और छाछ है, इन तीनों में भी बाकी जो नस्ल की गाय है या भैंस या और कोई जो पशु जिसका अपन दूध या इनका उपयोग करते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की छाछ, दही और घी मिलते हैं। जैसा मैंने बताया कि दूध में जो प्रोटीन्स होते हैं वो छाछ में भी और दही में भी विद्यमान होते हैं, इसलिए गाय के दूध से बनी हुई छाछ और दही को अमृत कहा गया है। शरीर के लिए, आंतों के लिए बहुत ही अच्छी होती है।
सर जी, मैं ये जान सकता हूँ कि गोमूत्र जो है आज की भारत सरकार से लेके हर आदमी, सरकार से लेके साधारण आदमी तक सब अभी गोमूत्र के ऊपर सब प्रभावित हो रहे हैं। सही में गोमूत्र, तो आप एक विशेषज्ञ के तौर पे आपका क्या मंतव्य रखेंगे? गोमूत्र से लोगों का क्या फायदा होगा? गौमूत्र की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण चल रही है और कई वैज्ञानिक जानकारी हमको मिल भी रही है। अभी भारत में गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र नागपुर एक संस्था है, उन्होंने गौमूत्र का उपयोग एक कैंसर विरोधी के रूप में, गौमूत्र का उपयोग डीएनए डैमेज एंड रिपेयर में हेल्प करने के संदर्भ में, गौमूत्र का उपयोग न्यूट्रिशनल वैल्यू के रूप में, गौमूत्र का रोल एज ए एंटीबायोटिक और एंटी कैंसर, ऐसे इन कई प्रॉपर्टीज़ के लिए अपने देश के वैज्ञानिकों को सफलता मिली है उसके अध्ययन करने के बाद, और उसके आधार पर अपने को पेटेंट भी मिला है। इसमें जो तत्व हैं जो काम करते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। कैंसर का विरोध या कैंसर विरोधी होने का इसका जो कारण है वह है, इसमें अनेकों प्रोटीन्स हैं, उसमें एक इंटरफेरॉन नाम का प्रोटीन भी है, अनेक मिनरल्स हैं, उसमें ऑरम नाम का जो या स्वर्ण कहते हैं वो मिनरल है, और कई एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कैंसर विरोधी हैं। इन सब के संयुक्त प्रभाव की वजह से ये कैंसर विरोधी गुण रखता है। इसमें यूरिक एसिड, यूरिया नाम के दो तत्व भी है जो हो सकता है वेस्ट के रूप में निकल रहे हैं वहाँ पर, लेकिन इन दोनों में ही कैंसर विरोधी गुण है, कैंसर की कोशिकाओं को मारने की ताकत है और इसलिए कैंसर विरोधी गुण रखता है। ऐसे ही इसमें यूरोकाइनेज नाम का एक एंजाइम है, इसमें अमोनिया और अमोनिया के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। ये जब शरीर में जाते हैं तो खून में जो क्लॉट बनता है उस क्लॉट को डिजोल्व करने की ताकत रखते हैं, खून की नसों को चौड़ी करने की ताकत रखते हैं, और इस कारण से ये हृदय रोगी मरीजों में, जहाँ कोरोनरी ब्लॉक वाले मरीजों में उपयोगी है। गुर्दे के या किडनी के रोगों में उपयोगी होने का कारण है क्योंकि अधिकांश किडनी फेल होने के कारण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं या कुछ ड्रग इंड्यूस्ड या केमिकल इंड्यूस्ड होती है। जो नेफ्रॉन में जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को रिपेयर करने की ताकत गौमूत्र में है। इसमें विशेषकर इंटरफेरॉन, एंटीऑक्सीडेंट और ऐसे यूरिया स्वयं भी, ये ऑस्मोटिक डायूरेसिस के कारण, प्रभाव के कारण और डैमेज को रिपेयर करने के प्रभाव के कारण, या एंटीबॉडी जो किडनी के विरुद्ध बन चुकी है उनको न्यूट्रल करने की ताकत के कारण ऐसा लगता है कि ये किडनी की बीमारियों में भी उपयोगी है। इसी प्रकार गौमूत्र में एंटीबायोटिक के रूप में यूरिया स्वयं, यूरिक एसिड और अन्य एंटीऑक्सीडेंट जो तत्व होते हैं वे भी एंटीबायोटिक की तरफ भी काम करते हैं। और ऐसा एक अनुभव आया है कि ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों को यदि गौमूत्र के साथ ट्यूबरकुलोसिस की दवाएं दी जाए तो रेजिस्टेंस होने की संभावना कम हो जाती है। एक बार टीबी का इलाज पूर्ण होने पर टीबी के इलाज की टीबी दोबारा होने की या दवाइयों के दुष्परिणाम जो हैं उनको रोकने की क्षमता भी इसमें विकसित हो जाती है। इस प्रकार से टीबी और एज एंटीबायोटिक काम करता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, लगभग सभी प्रकार के मल्टीविटामिन्स हैं, कई प्रकार के प्रोटीन हैं। इन सब के कारण ये न्यूट्रिशनल वैल्यू भी रखता है और इस कारण से एक न्यूट्रिटिव सपोर्ट के रूप में भी लोगों को ये मदद कर सकता है। इसी प्रकार गौमूत्र में अनेक ऐसे तत्व भी हैं जो चर्म रोगों को ठीक कर सकते हैं, एस्थमा या श्वास जैसे रोगों को ठीक कर सकते हैं। ये असादी बीमारियां जो हाथों से संबंधित है उनमें मदद कर सकता है। ऐसी अब कई प्रकार के परीक्षण चल रहे हैं जिसमें उसकी वैज्ञानिक प्रमाणिकता कितने प्रतिशत तक है वो अभी शोध का विषय है, लेकिन बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं लोगों के अनुभव के आधार पर। हम लोगों के अधिकांश जानकारी हमको मरीजों से भी मिलती है, भले ही हमने उनको नहीं कहा हो, लेकिन जब मरीज हमारे पास आता है तब वो कहता है कि साहब आपने तो कहा था कैंसर चौथी स्टेज का है, हमने अंग्रेजी इलाज बंद कर दिया, पिछले कुछ समय से हम गौमूत्र का इलाज ले रहे हैं, हमारा मरीज साल भर निकाल लिया, 6 महीने निकाल लिया। कैंसर भले ही ठीक नहीं हुआ हो लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो लॉन्गिटिविटी है वो बढ़ जाती है, रिलेटिवली स्वस्थ जीवन जीता है, अच्छा जीवन जीता है, पेनलेस डेथ होती है। इस प्रकार गौमूत्र का अनेकों बीमारियों में उपयोग है। ऐसे गौमूत्र में इसकी केमिस्ट्री के अध्ययन के बाद हमको पता चलता है। अच्छा, ये गोमूत्र अर्क जो है वो लोगों के बीच में जो अभी आदरणीय हो चुका है उसको भी कैंसर वाले ले सकते हैं? हाँ, अभी मैंने जैसे प्रारंभ में कहा कि मैं जब गौमूत्र की बात कर रहा हूँ तो ताज़ा गौमूत्र की, देसी गाय के गौमूत्र के बारे में बात कर रहा हूँ। अर्क में भी यही परिस्थिति और यही रेस्ट्रिक्शन लागू होते हैं। सबसे पहले तो अर्क देसी गाय का ही होना चाहिए, जहाँ पर अमेरिकन, जर्सी या ऐसी जो हाइब्रिड ब्रीड की जो गायें हैं उन गायों का अगर गौमूत्र इकट्ठा करेंगे तो उनकी कोई क्वालिटी नहीं होगी तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो।
अर्क बनाने की प्रक्रिया का मतलब होता है डिस्टिलेशन, यानी जो गौमूत्र हमने इकट्ठा किया है उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसकी जो स्टीम बनी है, उस स्टीम में बहुत सारे अच्छे तत्व हैं, वो गौमूत्र के जो में से गर्म होने के बाद भाप के साथ निकल करके और ठंडा करने पर आ जाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में कई अच्छे तत्व नष्ट भी हो जाते हैं, कई एंजाइम्स भी नष्ट हो जाते हैं। कुछ गौमूत्र के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो एवोपरेट नहीं हो पाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। इस कारण से अर्क की जो ताकत है बीमारी से लड़ने की या शरीर स्वस्थ रखने की, शायद ऐसा मुझे लगता है कि ताज़ा गौमूत्र की तुलना में कम है। लेकिन क्योंकि गाय शहर के अंदर लोगों के लिए रखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन मूलतः देसी गाय का ताज़ा गौमूत्र ही अधिक उपयोगी है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, ये जो गोबर है, गाय का जो गोबर है, साधारणतः लोग इसको क्या काम में लगाएंगे? ये तो फेंका हुआ चीज़ है, उसको लोगों के बीच में क्या काम में आ सकता है? मैं राजस्थान बीकानेर का हूँ और हमारे यहाँ मरीज जितने भी आते हैं अधिकांशतः पंजाब और हरियाणा के आते हैं। और 1960 से 65-70 के बीच में हरित क्रांति के नाम पर वहाँ पर भारी मात्रा में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का उपयोग शुरू हुआ, और परिणाम आज ये है, उसके वैज्ञानिक अध्ययन चल रहे हैं। अभी इस बात को वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध करके अभी तक नहीं बता पाए हैं, लेकिन हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताती हैं कि उन किसानों ने लगभग पिछले 50 सालों में इतना अधिक पेस्टिसाइड का उपयोग किया, जितना वो स्प्रे करते हैं, जितना वो छिड़कते हैं, जितना खेत में डालते हैं, उतना उसका बहुत बड़ा अल्प मात्रा में थोड़ा थोड़ा करके भी 40-50 सालों में उनके शरीर में जा रहा है, और वो कहीं कहीं शरीर के सारे केमिकल प्रक्रियाओं को, रासायनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। उसमें कैंसर भी संभव है, क्योंकि दुनिया में अनेक देशों में ऐसे अनुसंधान हुए जिससे पता चलता है कि ये पेस्टिसाइड केमिकल कार्सिनोजेनिक हैं, कैंसर प्रयोग कर सकते हैं। यदि गोबर आधारित और गौमूत्र आधारित पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स उपयोग किए जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर की तीव्रता को कम किया जा सकता है, कम से कम इस रूप में जो हमारे रोज के खाद्य पदार्थों में हमें मिल रहा है उससे हम रोक सकते हैं। इसलिए गोबर और गौमूत्र का जो पेस्टिसाइड बनाया हुआ है या फर्टिलाइजर बनाया हुआ है खेतों में, उसका उपयोग किया जाए, ऑर्गेनिक खेती की जाए, जिसके हम सही शब्द और कर सकते हैं, अच्छा शब्द कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जितने भी होंगे, चाहे वो सब्जी है, चाहे फल है, चाहे गेहूँ है, या कोई भी खाद्य पदार्थ है, तो एक कैंसर का बहुत बड़ा जो कारक है उसको हम कम कर सकते हैं। दूसरा, गोबर केवल फर्टिलाइजर या उसके रूप में उपयोग नहीं होता है। प्राचीन काल से ही हमारे मंदिरों में पंचगव्य का आचमन की व्यवस्था है। मंदिर में सुबह हम जब जाते हैं तो पंचगव्य का आचमन करा जाता है, उसमें गोबर का रस भी होता है, क्योंकि गोबर के अंदर कई ऐसे तत्व हैं। गाय, वो मेरी प्रारंभ वाली बात अभी भी स्टैंड है, देसी गाय का गोबर होना चाहिए वो, उसमें उनकी आंतों से बहुत सारे ऐसे शरीर के लिए उपयोगी रसायन हैं, वो गोबर में बाहर आते हैं। अब जैसे गाय बहुत सारी वनस्पतियाँ खाती है, उन वनस्पतियों में बहुत सारे शरीर के लिए उपयोगी तत्व होते हैं, लेकिन मनुष्य की आंतें अगर मनुष्य उन वनस्पतियों को खाएगा तो पचा नहीं सकती, इसलिए वो पूरा पूरा वेस्ट में चला जाएगा। गाय की आंतों में सेल्यूलोज को पचाने की ताकत है, इसलिए उसके अंदर जितने भी काम के तत्व हैं वो गोबर के साथ, पानी में गोबर के मिक्स हो जाते हैं। गाय को जितनी जरूरत होती है वो ले लेती है, बाकी सारा गोबर के रस के साथ में वो गोबर में बाहर आ जाएगा। उस गोबर का रस निकाल करके पंचगव्य में मिलाया जाता है, और इस कारण से वो सारे तत्व हमको मिलते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी, लाभदायक है। बीमारी से बचाते भी हैं, बीमार होने पर उपचार में भी मदद करते हैं। इसी तरीके से गोबर के इन तत्वों को गोबर बाथ के माध्यम से भी उपयोग में लाया जा सकता है। शरीर में आंतों के माध्यम से जब हम लेते हैं तो क्योंकि शरीर की अपनी जो आंतें हैं वो पाचन प्रक्रिया के द्वारा कई उपयोगी चीज़ों को शायद बदल सकती है और उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी जो चमड़ी है उसका लगभग मोटे मोटे तौर पर एक वयस्क की चमड़ी 2 मीटर स्क्वायर एरिया, सरफेस एरिया के बराबर होती है, और इतना बड़ा एरिया यदि इन अच्छे तत्वों को एब्जॉर्ब करने के लिए उपयोग में लाया जाए तो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो सकता है। अपनी चमड़ी वेस्ट या अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का भी बहुत बड़ा माध्यम है, और इसलिए गोबर गौमूत्र का एक पेस्ट बना करके खड्डे में बैठ करके, और अगर 1 घंटा आधा घंटा हफ्ते में 1 दिन 2 दिन या जैसी सुविधा लगे उतना बैठें, तो उस गोबर रस में और गौमूत्र में जितने भी उपयोगी तत्व हैं चमड़ी के थ्रू सीधे अपने शरीर में जाएंगे, और अपशिष्ट पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे। यानी गोबर में बैठ करके हम अच्छे तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं और अपने शरीर के जो बीमारी पैदा करने वाले अवांछित तत्व उनको बाहर निकाल सकते हैं। अब जैसे गौमूत्र में अमोनिया होती है, जब गोबर में मिक्स करके आप शरीर में बैठते हैं, जमीन में बैठते हैं खड्डे में, तो कई अच्छी मात्रा में अमोनिया हमारे शरीर चमड़ी से शरीर में जाएगी, खून की नसों में जाएगी। खून की नसें अमोनिया और इसके प्रोडक्ट की वजह से खून की नसें चौड़ी हो सकती है। एलोपैथी में भी हम इसी प्रकार के तत्व जो नाइट्रोजन से संबंधित बने होते हैं,
खून की नसें चौड़ी करने के लिए देते हैं, और इसलिए हार्ट की प्रॉब्लम हमारी कम हो जाती है। तो ऐसा ही प्रभाव जो तत्व आंतों में पच सकते हैं, उन बिना पचाए उन तत्वों को हम चमड़ी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करा सकते हैं। उसके लिए गोबर और गौमूत्र का कॉम्बिनेशन, गोबर बात के लिए या इसके लिए और भी शब्द जैसी जैसी स्थानीय भाषा उसका उपयोग किया जा सकता है, उपयोगी हो सकता है। तो गोबर स्नान एक अच्छा काम के लिए हो सकता है आदमी के लिए, आप बोल रहे हैं? बिल्कुल, इसमें निश्चित रूप से स्वयं अनुभव करने की चीज़ है। कई चीज़ें ऐसी होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, कई चीज़ें ऐसी होती है जो विज्ञान के शब्दों में शायद अभी नहीं हम दे पा रहे हैं। अनुसंधान के बाद ये चीज़ भी सामने आएगी कि गोबर के अंदर कितनी ज़बरदस्त ताकत है। इलेक्ट्रिकली कई वैज्ञानिकों ने भी इसकी अध्ययन किया है। गोबर, एक गाय का गोबर लेकर के 1 किलो गोबर रख करके उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाया जाए तो बैटरी का सेल जलाया जा सकता है। यानी उसके अंदर इतनी इलेक्ट्रिकल ताकत है जो अगर वो ताकत है उसके अंदर तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए भी उपयोगी हो सकता है, और वो बायोलॉजिकल फॉर्म में है। सबसे खुशी की बात यह है हम उसको केमिकली इलेक्ट्रिकल डेवलप नहीं कर रहे हैं या फिजिकली इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। एक शुद्ध रूप से बायोलॉजिकल रूप में वो इलेक्ट्रिक हमको मिलती है शरीर में, तो हमारे लिए शरीर में कितनी ऊर्जा का उपयोग करती होगी। धन्यवाद सर, आप आए इतने दूर से, हम लोगों को इतने सारे आइडियाज़ दिए। उड़ीसा वासी आपके ऊपर आभार हैं। धन्यवाद सर। विचित्र बात क्या देखी, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रही है सर। क्यों ये जो रिलेटिव पे है इससे मेरे मन में कॉन्फिडेंस बहुत आ रही है। जो रिलेटिव वहीं पे है, हाँ। मेरे मन में कॉन्फिडेंस बहुत आ रही है। अच्छा। कि मेरी जो मेमोरी प्रॉब्लम जिसकी भी अब जाएंगे क्या भैया? हाँ बाबू जी बोलिए। कौन महापद्रू? हाँ। अरे क्या खबर है? कैसा लग रहा है? अरे बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब क्या मज़ा आ रहा है? इतना मज़ा आ रहा है, पहले तो लग रहा था स्विमिंग पूल में लेटा हूँ। काफ़ी देर लेटा रहा तो ऐसे लग रहा है घर के टब में, जो बाथ टब है उस पर लेटा हूँ। आपको कोई स्मेल नहीं होता है? कोई स्मेल नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई भी तरह का कोई स्मेल नहीं आ रहा है, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है कि क्या अनुभव हो? ठंडा का अनुभव हो रहा है, जैसे पानी में अनुभव होता है वैसा ही हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा। ये क्योंकि अभी थोड़ा आँख में धूप पड़ रहा है इसलिए सो नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छी नींद आ जाती है अभी तो। अच्छा, अभी आपको कैसा, क्या फील हो रहा है? बस आराम से ऐसा लग रहा है कि बस सो जाऊँ। देखिए सुबह सुबह के टाइम है, नहा धो के रेडियो के आए हैं काम के लिए, तो आराम से नींद नहीं आ रही। अरे मेरे को नींद नहीं आ रही बोल के सो नहीं पा रहा, और कोई भी तरह की तकलीफ नहीं है। कब से आप लेटे हुए हैं? अभी ये तो मेरे पास घड़ी नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। 15-20 मिनट हुई होगी। गोबर स्नान द्वारा कौन कौन लाभ हुए चलतु जानिबा डॉक्टर महाशय ठारू, एवं गोबर रे स्नान करुवा व्यक्ति मानक ठारू चलतु शुणिबा जे गोबर स्नान द्वारा सेमानंकर कौन कौन लाभ होइछि। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं श्री संजय कुमार पंडा। ये जो प्रोग्राम आज हो रहा है, इस प्रोग्राम में आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? इसमें ये दिखाना चाहते हैं कि गोबर और गौमूत्र का क्या शक्ति है, और गोबर गौमूत्र का जो चिकित्सा पद्धति है इसमें लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कितना फ़ायदा होता है। ये जो गोबर स्नान आप करवा रहे हैं, अभी जो प्रहलाद जी इस पे आप डूबे हैं अभी तक, आप बता सकते हैं ऐसे करने से लोगों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ये जो राजस्थान से डॉक्टर साहब आए हैं, ये अपना बीकानेर से जो बता रहे हैं कि कैंसर के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। शरीर तो जितना भी बेसिकली हम गोबर शरीर पे लगाते हैं या गोबर के अंदर लेटते हैं या गोबर का ट्रीटमेंट अपने शरीर पे लेते हैं, इससे सबसे 1 नंबर पहला काम होता है कि शरीर का जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल मल है, मॉर्मेंट मैटर है, ये बाहर निकल जाता है। दूसरा ये है कि गोबर का जो रस है वो अपने शरीर पे ऑब्जर्व होता है। देखिए, गौ माता स्वयं अपने में एक बहुत बड़ा चिकित्सालय है। इसके शरीर से जो भी घास और जंगल का जड़ी बूटी पत्ता खाती है और केमिकलाइज पूरा मिलके जो गोबर निकलती है, गोबर को कहा जाता है गोबर में बसते लक्ष्मी। तो ये शरीर पे जब आता है, शरीर पे जब हम
व्यवहार करते हैं तो शरीर उस जो प्राकृतिक रस है, जो आयुर्वेद रस है, ये शरीर ऑब्जर्व करता है, ग्रहण करता है, जर जाता है या कैपिलरी इफेक्ट शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और उसके बाद जब हम निकलते हैं, स्नान करते हैं और पसीना निकलता है, तो ये बाकी जितने सारे टॉक्सिन हैं इन सबको बाहर निकालने के लिए सहायता करता है। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि शरीर निरोग, सशक्त, मजबूत और शुद्ध ये होता है। पहले गांव में और बाकी लोग जो गोबर का उपयोग करते थे शरीर पवित्रता के लिए घर पे। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जब हम कंपोस्ट का व्यवहार करते हैं ना, तो कोई भी पत्ता हो, लकड़ी हो, डंठल हो या किसी भी प्रकार के भयंकर से भयंकर जैविक तत्व हो, इसको खाद में कन्वर्ट करना, इसको एक अलग रूपांतरीकरण करना, ये गोबर में वो शक्ति है। यानी गोबर में अगर कोई बीज डालते हैं तो अंकुरित होता है, और गोबर में अगर हम कोई मरमेंट मैटर को देते हैं या गंदा चीज़ को देते हैं, उसको डीकम्पोज करने का प्रचंड ताकत गोबर के अंदर है। यानी जब हम गोबर को अपने शरीर पे लगाते हैं या गोबर के अंदर हम प्रवेश कर जाते हैं, हमारे शरीर का जो डेड सेल है, मरमेंट मैटर है, ये डीकम्पोज हो जाता है, एक अलग प्रकार का तत्व में परिवर्तन होता है और वो शरीर के पोषण के लिए काम में आता है। इस प्रकार का गोबर और गौमूत्र का तो कई सारे इलाज है, मैं खुद भी लगाया हूँ। और इससे मैं ये भी देखा हूँ कि आदमी का गोरापन भी छलकता है, लालिमा भी छाता है और सुंदरता भी प्राप्त होती है। धन्यवाद। प्रदीप तुम वहीं खड़ा है, डॉक्टर सर, मुझे बता सकते हैं ये जो प्रक्रिया है, इसको करने के लिए लोग कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले मुझे बताएंगे कि ये गड्ढा कितने से कितने साइज़ का होना चाहिए, गोबर कैसे प्रणाली में बनाया जाए, या जैसे तैसे गोबर में बैठ जाएं, वह क्या तरीका है? व्हाट इज़ द ट्रिक्स, व्हाट इज़ द टेक्निक्स? दो तरीके से हैं, इसमें बैठे बैठे भी कर सकते हैं और लेट करके भी कर सकते हैं। बैठे बैठे करने पर पाँव लंबे करके और सीधे बैठ सकें और गर्दन तक गहरा खड्डा हो, गर्दन हमारी ऊपर रहे, इतना लंबा चौड़ा शरीर के हिसाब से खड्डा हो। लेटे लेटे करने पर पूरा शरीर और टांग तक का अंतिम हिस्सा गोबर में बैठने पर डूब जाए और सिर बाहर रहे, इतना गहरा लंबा चौड़ा होना चाहिए। गोबर की जहाँ तक तैयारी करने की बात है, ये केवल गोबर ही नहीं है, इसमें पिछले 24 घंटे का इकट्ठा किया हुआ गोबर उपयोग कर सकते हैं। उस गोबर में मात्रा लगभग 150 किलो के आसपास एक आदमी के लिए चाहिए। उसमें 5 लीटर के आसपास गौमूत्र और लगभग 10 लीटर के आसपास सामान्य पानी, ऐसे सबको मिक्स करके एक पेस्ट बना लेते हैं। आदमी जिसको लेटना है वो न्यूनतम अधो वस्त्र पहन करके और इसमें लेट जाते हैं, गर्दन बाहर रहती है, सिर पर गौमूत्र से भिगोया हुआ एक कपड़ा है वो रखा हुआ, ढका हुआ है, और बैठने के बाद लगभग 30 से लेकर के 45 मिनट तक और कई लोग 1 घंटे तक भी बैठ सकते हैं। गोली देते रहते हैं वो लोग, तो उससे सप्रेस हो जाती है वो कहते हैं। और अगर आप गौमूत्र पिएंगे तो उससे ठीक रहेगा, ब्लड प्रेशर भी उससे ठीक रहेगा। ये सब कोई भी बीमारी जो गोली से ठीक होती है वो ठीक नहीं होती, सप्रेस हो जाती है। गौमूत्र से वो जड़ से चली जाती है, उसमें आपका किसी भी उम्र पे वो दोबारा खड़ी नहीं हुई। आप इससे पहले कभी गौमूत्र पिए हुए हैं? हाँ, मैं तो बहुत दिन से पीता था, थोड़े दिन से भी उतनी रेगुलर नहीं रहा। मतलब कामधेनु में आप आके गौमूत्र हर समय पीते रहते हैं? हाँ, मॉर्निंग में एवरी डे पिया करता था मैं। तो उस समय आपको कुछ अच्छा लगता है? अब उसको देखिए, पीने से कुछ पता थोड़ी लगता है कि क्या चीज़। मेरे को पता लगता है जो हाउसवाइफ के इनको ना इतनी शुगर होती थी, ना इतना चिड़चिड़ापन था और ना इतनी भूल थी। सब चीज़ में उनकी नर्वस सिस्टम वाज स्ट्रॉन्गर। मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम उमेश माथुर, इनका नाम शीला माथुर। थैंक यू। आज आप यहाँ पर क्यों आए थे? कैंसर का अवेयरनेस का टॉक करने के लिए, कैंसर को कैसे रोका जाए। इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ?
हमको फ़ायदा यही हुआ कि हमको कुछ जानकारी मिली कि कैसे कैंसर अगर होता है तो उसको प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, कैंसर प्रोटेक्शन। हम लोग जब अंदर आए तो वहाँ पर कुछ लिखा था बहुत सारे बीमारियों के बारे में। आप दूसरे बीमारियों के बारे में कुछ सुने? नहीं।